वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड इन्वेस्टर्स। इस शो का ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज है क्योंकि इसी में आपको पता चलेगा कि असली बाइंग और सेलिंग आखिर कब करनी है। असल में कमोडिटी बाजार को समझने के लिए काफी कुछ है, लेकिन धीरे धीरे करके बताना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको ये तो याद ही होगा कि इन कमोडिटीज के दाम इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर और ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट भी ऊपर या नीचे जाते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड के स्टार्ट में हमने जाना कि गोल्ड को एक सेफ हेवन ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। अगर सोने का भाव बाजार में नीचे गिरता भी है तो वो उससे तेजी से ऊपर भी चढ़ जाता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होने की वजह से हमें ये पता लगाना है कि आखिर एक्सपायरी डेट से पहले गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा या ऊपर, ताकि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को राउंड ऑफ करके अपना मुनाफा बुक कर लें। सबसे पहली चीज इसके लिए जो जरूरी है वो है इंटरनेशनल न्यूज। क्या आपको मालूम है कि कमोडिटी बाजार इंडिया में सुबह जब 9 बजे खुलता है तो सारी कमोडिटीज शांत होती हैं, यानी इनके भाव में ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। लेकिन जैसे ही यूनाइटेड किंगडम में सुबह के 9 बजते हैं, यानी इंडिया में कुछ 2:30-3 बजे के आसपास मेटल्स के प्राइसेस में काफी स्पाइक देखने को मिलता है। अब ये स्पाइक नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी। इसकी वजह ये है कि सुबह 9-9:30 बजे के आसपास लंदन मेटल एक्सचेंज खुलता है, जहां सबसे ज्यादा मेटल्स के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते हैं। और ये एक्सचेंज खुलते ही पूरी दुनिया के कमोडिटी बाजार को हिला देता है, क्योंकि ये एक्सचेंज वर्ल्ड में मेटल्स कमोडिटीज की बात करें तो लीडर है। ठीक उसी तरह से इंडिया में जब शाम 6-6:30 बज रहे होते हैं तो अमेरिका में सुबह के 9-9:30 बजते हैं, यानी कि शिकागो मर्सेंटाइल एक्सचेंज, न्यूयॉर्क मर्सेंटाइल एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स का ओपनिंग टाइम। इसका मतलब सुबह अमेरिका में डिसाइड होता है कि आखिर दुनिया भर में इन कमोडिटीज की प्राइस क्या रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि गोल्ड की डिमांड में अगर कमी आ गई तो इसका मतलब सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, जिससे गोल्ड के दाम गिर सकते हैं। या फिर सुबह उठते ही इजराइल हमास या रशिया यूक्रेन जैसे वॉर्स की न्यूज आई तो गोल्ड के दाम ऊपर भागेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा। इसी तरह जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया की स्टॉक मार्केट हमेशा नीचे जाती है, क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। और अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ती है। इन्फ्लेशन बढ़ती है तो कंपनीज का मुनाफा कम होता है, और मुनाफा कम होता है तो शेयर प्राइसेस नीचे की तरफ जाते हैं। तो आप लोगों को ये सब कनेक्शन समझने की बहुत जरूरत है। जैसे चाइना में अगर रियल एस्टेट सेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है तो स्टील के दाम गिर जाएंगे। इसका रीजन ये है कि स्टील का कंजम्पशन चाइना में सबसे ज्यादा होता है, और जब रियल एस्टेट जैसा इतना बड़ा चाइना का सेक्टर डाउन होगा तो स्टील की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में ओवरऑल कम हो जाएगी, जिससे उसके प्राइसेस कम होंगे। तो ये सब फॉलो करके आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि जिस कमोडिटी के कॉन्ट्रैक्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके दाम आने वाले 15 दिन या 1 महीने में किस तरफ मूव करेंगे। इस चीज को करने के लिए ऐसे बहुत सारे डेटा भी रिलीज किए जाते हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर पूरी दुनिया में क्या चल रहा है। इन सब डेटा पॉइंट्स की बात हम आगे के एपिसोड्स में करेंगे, लेकिन ये याद रखना है कि ये पूरी दुनिया आपस में लिंक्ड है। रशिया यूक्रेन से लेकर वेनेजुएला में भी अगर कोई हलचल हो रही है तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे देश पर पड़ता ही है, क्योंकि इन सब कमोडिटीज को हर देश की कंपनीज इस्तेमाल करती हैं। और जब आप इसके दाम को बढ़ता या कम होता हुआ पाएंगे तो इसका असर इनडायरेक्टली आप पर ही आएगा। आपके घर के पास वाली स्वीट शॉप अगर समोसा 20 से 25 रुपए का कर दे तो उसका असर डायरेक्टली आप पर पड़ेगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो समोसा भी महंगा इस वजह से हुआ है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में शायद पाम ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए होंगे, जिसमें समोसे को डीप फ्राई किया जाता है। तो इनडायरेक्टली ये कीमत घूमकर आप तक ही आती है और इसका खामियाजा आप ही भुगतते हैं। अब कमाल की बात देखिए कि अगर आप पेट्रोल के दाम को पेट्रोल पंप पर ज्यादा दे रहे हैं तो इसका सीधा मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है। तो आप पंप पर दिए उन पैसों से ये पता लगा सकते हैं कि आपको कमोडिटी बाजार में इसका फ्यूचर खरीदना है या बेचना है। वैसे तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, क्योंकि इंडिया में पेट्रोल और डीजल पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ढेर सारा टैक्स लगाकर हमें देती है, जिससे सही तरीके से शायद प्राइस ना मॉनिटर हो पाए। लेकिन आप ये एग्जाम्पल और भी बहुत चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने अराउंड चारों डायरेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आप ठीक से अलग अलग फैक्टर्स के बीच में लिंक बना पाओ। एक और एग्जाम्पल से समझे तो नेचुरल गैस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा यूरोप में होता है, और ये इस्तेमाल और भी बढ़ जाता है जब वहाँ सर्दियां आती हैं। इसकी वजह है कि यूरोप में घरों को गर्म रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इंडिया में गर्मियों में कोल यानी कोयले का इस्तेमाल बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे घर में एयर कंडीशनर जैसे अप्लायंसेस यूज होते हैं, जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही बनती है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं दोस्तों। अगर यहाँ डिस्कस करने बैठ गए तो शायद ये एपिसोड कभी खत्म ही ना हो, लेकिन उम्मीद है कि इससे आपको पता चल गया होगा कि अलग अलग कमोडिटीज का प्राइस आखिर किस तरह से फ्लक्चुएट होता है और इसका आप लोगों पर क्या असर पड़ता है, और किस तरह से आप इसे एक अपॉर्चुनिटी में बदलकर मुनाफा कमा सकते हो। और कमोडिटीज में सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि ये बाजार सीधा सीधा शेयर बाजार से भी ताल्लुक रखता है।
यानी कि शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग कमोडिटीज के प्राइसेस का असर पड़ता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप ये बाजार ट्रैक करके अपने शेयर मार्केट के पोर्टफोलियो को भी और ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो और ऐसे कौन कौन से लिंक हैं इन दोनों में जो बिल्कुल डायरेक्ट हैं।